हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर, ये जो पेपर है 2025 का मैथमेटिक्स का पेपर है, जो कि 28 फरवरी को कंडक्ट हुआ था। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इसके ऑप्शन टाइप्स को डिस्कस किया था और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चंस को। तो बने रहिए लेक्चर में, शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आज सेक्शन बी का 21 क्वेश्चन। इसमें हमसे बोला गया कि दी गई आकृति में ए और बी एंगल दे रखे हैं हमें, यानी कि ये एंगल और ये वाला एंगल 53 का है और एक्स की जो वैल्यू निकालनी है हमें ए बी और सी के रिस्पेक्ट में निकालनी है। इंग्लिश में अगर क्वेश्चन को देखना चाहो तो कुछ इंग्लिश वाले स्टूडेंट है वो इस तरह से क्वेश्चन को देख सकेंगे। तो शुरुआत करते हैं। हमें दो ट्राइंगल दे रखे हैं, एक ट्राइंगल है पी डी और ए, हमें यहाँ लिख देता हूँ। ट्राइंगल है पी डी और ए, और जो कि ट्राइंगल हमारा सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी सी बी के। इसका रीजन मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये वाला जो एंगल है, हाइलाइटर का यूज करें हम। देखिए, ये जो एंगल 53 का है ये इसके इक्वल है, ये वाला एंगल दोनों ही ट्राइंगल के अंदर कॉमन है, तो ये जो एंगल बच गए ये भी अपने आप में इक्वल होंगे, तो इसलिए दोनों ट्राइंगल जो हो गए सिमिलर हो गए, जिस कारण से हम बोल देंगे कि सीबी जो होगा, मैं लिख देता हूं मैं, सीबी अपॉन में डी ए ये इक्वल होगा सी बी अपॉन में सी ए की। तो सीबी की जो वैल्यू है वो है एक्स अपॉन में डी ए की वैल्यू है ए, ये इक्वल होगा सी बी की वैल्यू सी है अपॉन में सी प्लस बी। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, पी से लेकर ए तक की जो डिस्टेंस है वो ये बी और ये प्लस सी दोनों को मिलाकर है। यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए की मल्टीप्लाई सी के साथ कर देंगे, ए सी अपॉन में बी प्लस सी। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन नंबर 21 जो है इसका हमारे पास आंसर आ जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें पूछा गया है कि इफ 5 cot थीटा इक्वल टू 7 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा अपॉन में 5 sin थीटा प्लस 7 cos थीटा। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। जो 5 cos थीटा इक्वल टू 7 है, इसको हम लिख सकते हैं, सॉरी cot है ये, cot थीटा इक्वल टू 7 अपॉन 5 इसे लिख सकते हैं। तो इसके हिसाब से जो ये वाली वैल्यू है 7 sin थीटा, साइन से ऊपर और नीचे दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से 7 बचेगा प्लस यहाँ बचेगा 5, cos बटे साइन को बोलते हैं cot थीटा अपॉन में, ऐसे यहाँ भी डिवाइड कर देंगे 5 प्लस में 7 cot थीटा। यहाँ पर हम अपने जो cot थीटा है उसकी वैल्यू को मेंशन कर देंगे, 7 प्लस 5 इंटू में 7 अपॉन में 5 होल अपॉन में 5 प्लस 7 इंटू 7 अपॉन 5। एलसीएम लेंगे ऊपर तो हो जाएगा 7 इंटू 5 35 प्लस 7 इंटू 5 35 अपॉन में 5 और होल अपॉन में 5 का एलसीएम लेंगे 25 प्लस में 7 इंटू 7 49 और होल अपॉन में 5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बच जाएगा 70 अपॉन में 74, काट देंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में यूज कर लेंगे इसको, 35 एंड 37। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। आप चाहो तो यहीं से इस क्वेश्चन को और थोड़ा आसान बना सकते हैं, अगर थोड़ा ट्रिक यूज करो। cot थीटा जो होगा cos थीटा बटे sin थीटा होगा, तो यहाँ से भी इनकी वैल्यूज को एस्टिमेट अंदाजा लगा के या फिर जो ट्रिपलेट बनते हैं उनको लाकर डायरेक्टली यूज कर पाओगे। जो मेथड आपको ठीक लगे वो आप यूज कर लेना। उसके बाद ये और वाला क्वेश्चन है, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ ऊपर ही, sec स्क्वायर थीटा। ये बन गया 1 माइनस साइन थीटा और एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये जो होता है, ऊपर लिख देता हूँ मैं, ये होता है cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ जो इक्वेशन बनी है वो है sec स्क्वायर थीटा इनटू में cos स्क्वायर थीटा, और हम जानते हैं sec और cos एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो आप sec को लिख सकते हो 1 अपॉन में cos स्क्वायर थीटा इनटू में cos स्क्वायर थीटा, दोनों से काट देंगे ऊपर नीचे, तो क्या बचेगा 1, जो कि आपका राइट साइड के इक्वल आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। sin थीटा माइनस √3 cos थीटा इक्वल टू 0 है, और ऐसा कहा गया कि थीटा की वैल्यू 0 और 92 के बीच में है, तो हमें बताना थीटा का मान क्या होगा। तो वही हम करेंगे दोनों साइड में। ये हो गया sin थीटा, ये जो माइनस का √3 cos थीटा है इसको अपोजिट दूसरी साइड में ले जाएंगे इक्वल के में, तो हो जाएगा प्लस का अंडर √3 cos थीटा। cos को sin के फॉर्म में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा sin
थीटा बटे में कॉस थीटा इक्वल टू √3। ये बन जाएगा हमारे पास टेन थीटा इक्वल टू √3 और √3 होता है टेन 60 की वैल्यू। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि थीटा जो होगा वो हमारा 60 डिग्री के इक्वल होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ बताया गया है, क्वेश्चन नंबर है 20। यहाँ ऐसा बोला गया है कि PQ इज द टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O एट पॉइंट P। ये पॉइंट P है यहाँ पर, ये Q एक टेंजेंट है, मैं T लिख देता हूँ क्योंकि ये टेंजेंट है, और OP एक रेडियस है। तो इन दोनों के बीच तो हो गया 90 डिग्री का एंगल। अब बचते हैं एक साइड ये और एक साइड ये, और ऐसा भी बोला गया कि OPQ इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल। इसका मतलब ये दो साइड हैं ये इक्वल है। अगर ये दो साइड इक्वल हैं तो ये एंगल और ये एंगल हो जाएंगे दोनों 45 की, क्योंकि तीनों एंगल होते हैं 90 की, जिसमें सॉरी तीनों एंगल होते हैं 180 की। ये वाला एंगल तो पहले से 90 हो गया तो बचे 90, और इन दोनों को अगर इक्वल पार्ट बनाना है तो 45 और 45। ये भी काफी आसान क्वेश्चन था, लिख आप सकते हैं, पूरे साल आपने मेहनत की है तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। ये है क्वेश्चन नंबर 24। The minute hand of a clock is 12 centimeter long. Find the area swept by the minute hand in 35 minutes. देखिए क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी बुक में से है, थोड़ी सी वैल्यू को चेंज कर दिया गया है। वहां जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ कि जो बुक में है 5 मिनट का एंगल पूछा गया था जो कि 30 डिग्री बन रहा था, तो यहाँ जो 35 डिग्री का मिनट का जो एंगल बनेगा वो आपका 210 डिग्री बन जाएगा, और क्वेश्चन को वही आप सेक्टर का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू बस 12 मानी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। काफी अलग सा क्वेश्चन लग रहा है आपको, हो सकता है हार्ड लगा, लेकिन काफी बेहद आसान ही क्वेश्चन है और बहुत ही छोटा सा इसका सॉल्यूशन है। देखिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट ये, इसमें हम पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू इक्वेशन 1 है, और ये सेकंड इक्वेशन है। तो इस पहली इक्वेशन में तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्यू से, इस दूसरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे पी से। तो देखते हैं हमारे पास कौन सी इक्वेशन आती है। तो पहले बन जाएगी पी क्यू एक्स प्लस का क्यू स्क्वायर वाई इक्वल टू पी क्यू माइनस का क्यू स्क्वायर। तो ये एक इक्वेशन बन गई, और ऐसे ही हमारे पास एक लास्ट जो दूसरी इक्वेशन से बन के आएगी वो कुछ इस तरह से बन जाएगी, पी क्यू एक्स माइनस का पी स्क्वायर वाई इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का पी। ये इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व कर देंगे, एलिमिनेशन मेथड आगे इन दोनों ही इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा। देखिए ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो इधर बचता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और ब्रैकेट में वाई इक्वल टू में इधर बच जाएगा पी क्यू से माइनस का पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ माइनस का क्यू स्क्वायर और माइनस का पी स्क्वायर बचेगा, जिसमें माइनस हम कॉमन लेंगे और लिख देंगे पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर। अब पी स्क्वायर माइनस प्लस क्यू स्क्वायर से ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच गया y इक्वल टू माइनस का 1। y की वैल्यू आ गया, y की वैल्यू को आप कहीं भी इक्वेशन में रख दें, वाली इक्वेशन में रख देते हैं y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो क्यू एक्स माइनस पी इंटू वाई की वैल्यू -1 इक्वल टू पी प्लस टू। तो यहाँ वैल्यू आएगी क्यू एक्स माइनस और माइनस प्लस का पी इक्वल टू क्यू पी प्लस क्यू। तो पी से पी कैंसिल हो जाएगा यहाँ, और क्यू से क्यू को 1 काट देंगे, तो यहाँ बच जाएगा x इक्वल टू 1। तो हमारे पास दो वैल्यू आके निकल के आ चुकी हैं, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू माइनस के 1। दो वैल्यू जो x और y की है ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5 6, तो इनको मान लेंगे हम 5x एंड 6x। अब कहा गया कि 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, यानी कि 5x में से भी 7 माइनस किया गया है और 6x में से भी 7 को माइनस किया गया है। उसके बाद द रेशियो बिकम 4 एंड 5। इन दोनों का जो रेशियो बनता है, यानी कि हम इसको रेशियो बना देंगे, ये रेशियो बनता है 4:5। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 5x माइनस 7 अपॉन में 6x माइनस 7 इक्वल टू 4 अपॉन में 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर लेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, देखता हूँ x की वैल्यू क्या आ रही है, एक मिनट। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू निकल के आई है x इक्वल टू 7 वैल्यू निकल के आती है। आप अपनी ओर से चेक कर लेंगे क्वेश्चन को। बाकी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट
√7 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये क्वेश्चन बुक का है, काफी फेमस क्वेश्चन है, रटे हुए आपके सभी टीचर्स ने आपको बताया होगा कि ये क्वेश्चन आने हैं और आपने अच्छी तरह किए भी होंगे। तो मैं समझता हूँ इस क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ए और बी के किन मानों के लिए रैखिक समीकरण के युग्म के अतिरिक्त अपरिमित अनेक हल हैं? अगर इंग्लिश में देखें तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और ये कब होते हैं? ये होते हैं जी a1 अपॉन a2 इक्वल हो c1 अपॉन b2 के, और ये इक्वल हो c1 अपॉन c2 के। अगर यहाँ से हम इक्वेशन बनाएं, ये पहली इक्वेशन हो गई, ये सेकंड, इसमें से हम बना लेंगे 3 अपॉन में a प्लस बी इक्वल होगा 4 अपॉन में 2 इंटू ए माइनस बी, ये इक्वल होगा 12 अपॉन में 5a माइनस का। आप इन दोनों को लेकर इक्वेशन बनाएं और इन दोनों को लेकर इक्वेशन बनाएं, जिनसे ये दो इक्वेशन हमारे पास बन के आएंगी लीनियर में, और ए और बी में बन के आएंगी, जिससे हम इनको इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। कोई सा मेथड आप लगा सकते हो, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन हो चाहे एलिमिनेशन हो, और फिर उससे अपने क्वेश्चन को आगे फर्दर सॉल्व कर लेंगे। वैल्यू बता देता हूँ, आप ट्राई करके देखना। ए की वैल्यू आएगी 5 और बी की वैल्यू आएगी 1। ये वैल्यूज इनकी आएंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है इसी का और पार्ट है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि एक व्यक्ति ने अपने धन का 10% प्रति वर्ष और तथा शेष भाग का 15% प्रति वर्ष किसी दर से उधार दिया है कि वार्षिक जो आय है उन दोनों ब्याज से मिलाकर 1900 है। यदि उनको दोनों राशि की ब्याज का दर अगर आपस में बदल देते हैं रेट को, तो 200 रुपए अधिक मिलते हैं। इंग्लिश में ध्यान दें कि मान लो कोई भी अमाउंट है, हम यहाँ मान लेते हैं कि ये एक कोई अमाउंट है, इसको दो हिस्से में बांटा, एक एक्स में और एक वाई में। तो एक्स पर जो रेट लगाया है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो 10% का है, और वाई पे जो लगाया है वो है 15% का। अब इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो वो बनता है हमारे पास 1900 रुपए। ऐसा कह सकते हैं, इक्वेशन बनाए हम तो x का 10% प्लस y का 15% और इसका जो इनकम हुई है इससे वो होती है 1900 रुपए की। इक्वेशन नंबर 1 इसे मान लेंगे। अब इसको चेंज कर देना है, तो x का जहां 10 था वहां 15 हो जाएगा, प्लस y का जहां 15 था वहां 10 हो जाएगा, और इससे 200 अधिक मिलते हैं, यानी कि हमको मिलते हैं 200 अधिक। अगर इसमें बनाएंगे तो 2100 रुपए मिल जाएंगे। इक्वेशन नंबर 2 है, आपने सॉल्व कर लेंगे तो आपकी वैल्यू x की वैल्यू 1000 और y की वैल्यू 900 समथिंग ऐसे वैल्यू आ जाएगी, और आपको क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिद्ध करना है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कुलर नंबर। बिल्कुल बुक का क्वेश्चन है, सीधा उठा के डाल दिया गया है एक्सरसाइज में से, कई बार आपने प्रैक्टिस किया होगा, तो ये क्वेश्चन आई थिंक आपने किया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 को देखें तो ये भी काफी आसान क्वेश्चन है, ये भी बुक का ही सेम क्वेश्चन है। tan थीटा 1 अपॉन cot थीटा, इसको आप चेंज कर लें, tan को आप लिख सकते हैं sin बटे cos अपॉन में 1 माइनस cot को लिख सकते हैं cos अपॉन sin, प्लस cot को लिख सकते हैं cos अपॉन sin, लेकिन 1 माइनस का sin अपॉन cos। ये सारे ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, ये ट्रिग्नोमेट्री का भी ये क्वेश्चंस मैंने इसी चैनल पर अपने जो पहले लेक्चर्स हैं उसमें कराए हुए हैं सॉल्व। उसके बाद अगर इसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे हम, तो ऊपर तो आएगा sin बटे cos अपॉन में sin माइनस cos, और जो नीचे अपॉन में क्या बच गया sin, प्लस में cos बटे sin। यहाँ ध्यान दें मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, s का मतलब sin है और c का मतलब cos है। यहाँ पर थोड़ा टाइम बच जाएगा, इसलिए बस मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ इनको। तो cos माइनस sin बटे cos बचेगा। इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो sin ऊपर चला जाएगा, sin स्क्वायर एक cos ब्रैकेट में sin माइनस cos, प्लस में cos स्क्वायर बटे sin ब्रैकेट में cos माइनस का sin। तो देखिए इधर cos है इधर sin है, फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से हम एक चीज और करेंगे, इसको प्लस का ना करके इसको माइनस कर देंगे। मतलब यहाँ से हम इस प्लस की जगह माइनस का कॉमन लेंगे, और हमारे पास क्या बच जाएगा, माइनस का वैल्यू आ जाएगी, ये cos की जगह sin हो जाएगा और sin की जगह cos हो जाएगा। फिर से आप ये सॉल्व करेंगे तो sin क्यूब माइनस का cos क्यूब बटे में sin cos इंटू में sin माइनस का cos। इस तरह से वैल्यू बचेगी। आप यहाँ पर फॉर्मूले को इसको सॉल्व कर लेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लाएंगे, sin माइनस cos इंटू में sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर प्लस sin cos अपॉन में sin cos इंटू में sin माइनस का cos। ये वाली चीज कैंसिल हो जाएगी, ये दोनों मिलाकर 1 बनाते हैं, तो ये अपॉन में sin cos, यानी कि ये बचा 1 प्लस sin cos बटे में sin इंटू cos। 1 अपॉन sin cos आपका sec थीटा इंटू cosec थीटा हो जाएगा, और sin cos से आप sin cos काट देंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह से वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। और वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, शायद ये क्वेश्चन आपको लगे कि नया है, बाकी जो गैस पेपर्स आपको प्रोवाइड किए होंगे उसमें क्वेश्चन था। क्वेश्चन को देखते हैं। 1 अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा है, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा है। तो देखिए पहले वाले दो को आप कुछ भी ना करें, जैसे हैं वैसे ही रहने दें।
बात करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, तो sec को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन cos में, है लिख दो 1 अपॉन में 1 प्लस sec को लिख देंगे 1 अपॉन में cos स्क्वायर थीटा। इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन में cos स्क्वायर थीटा प्लस में 1, और जो नीचे cos स्क्वायर थीटा बचा था ये चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। इस तरीके से इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये चेंज होगा साइन में, तो इसको लिख देंगे हम साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसकी जगह तो बन गया, तो मैं सीधा साइड बाय पेज पे लिख देता हूँ ताकि थोड़ा क्लियर अच्छी तरह समझ में आए। यहाँ कर लेते हैं, तो हमारे पास पहली वैल्यू है 1 अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा, ये रहे यहाँ पर। दूसरी वैल्यू है 1 अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर हमने जो चेंज करके वैल्यू निकाली है वो है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और जो लास्ट वाली की वैल्यू निकली थी वो थी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इन दोनों का सेम है डिनोमिनेटर और इन दोनों का सेम है, तो इनको जोड़ेंगे। पहले भी अगर हम साइन वाले को जोड़े तो ये बनेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कैंसिल कर देंगे तो 1 बचेगा प्लस में ये जो सेम बात यहाँ पर बन जाएगी 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी क्या बनेगा 1, आठ पेट के 1 बनेगा, तो इधर से 1 बचा और इधर से 1 बचा, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। इस तरह से इसका जो राइट साइड है 2 प्रूफ हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अ चाइल्ड्स गेम हैज 8 ट्रायंगल, यानी कि हम बात करें, हाँ मैं सॉल्व कर देता हूँ। ट्रायंगल जो है वो है 8, ठीक है। उसके बाद है 3 ब्लू है और 3 रेड है, मैं लिख देता हूँ, जिसमें से हमारे पास 3 ब्लू ट्रायंगल है और बाकी जो बचे हैं तो यहाँ बच के 5 रेड ट्रायंगल है। उसके बाद अगर हम देखें तो 10 हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ बना लेते हैं 10 हमारे पास है स्क्वायर, जिनमें से 6 तो ब्लू है, तो 6 इसमें से ब्लू निकाल देते हैं, ये हो गए 6 ब्लू, और बाकी जो बच गए वो रेड है, तो यानी कि 4 बचे हैं वो हो गए रेड। अब हमसे पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्क्वायर, हमें बताना है कि स्क्वायर कितने, अगर टोटल की बात करें 8 प्लस 10, 8 प्लस में 10 यानी कि ये हो गए 18, तो हो गए टोटल जो शेप है टोटल, वो टोटल शेप हमारे पास 18 है, शेप लिख देते हैं सिर्फ यहाँ पर। तो यहाँ बताना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ स्क्वायर, इस पूरे वन पीस ऑफ लॉस्ट इज रैंडम, सब में से एक पीस खोता है और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि वो स्क्वायर खोया है। तो हमारे पास टोटल स्क्वायर है 10, टोटल है हमारे पास शेप्स 18, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5 अपॉन में 9, तो हम कह देंगे इस पहले का आंसर है 5 अपॉन में 9। दूसरा कहा है कि स्क्वायर खोया लेकिन वो रेड कलर का है, तो रेड कलर के स्क्वायर कितने 4, वैसे में 4 अपॉन में 18 सॉल्व करेंगे तो 2 अपॉन में 9 आंसर आएगा। उसके बाद ट्राइंगल हो वो भी कौन से कलर का, ब्लू कलर का, ब्लू कलर का ट्राइंगल है जी 3, तो 3 बटे में 18 इक्वल टू 1 अपॉन में 6, तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 31st क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें पूछा गया है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस के की वैल्यू निकालनी, ये भी काफी आसान सा क्वेश्चन है, बस दोनों को एक बार सॉल्व करना पड़ेगा। देखो अगर यहाँ से हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस का और माइनस का के, इसे और आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स और माइनस लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा पी प्लस के, ठीक है। अब यहाँ ए बी और सी की फॉर्म में ये इक्वेशन बन चुकी है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स। इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस में अल्फा प्लस में बीटा और प्लस में 1, तो यहाँ जो है ये अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का रख देंगे और ये 1 अपने आप में है। तो अगर यहाँ से हम अल्फा इंटू बीटा निकालें तो वो होता है सी अपॉन में ए, यानी कि माइनस का सी प्लस के अपॉन में ए की जे कितना है 1 है, तो 1 लिख देंगे, तो यहाँ माइनस का पी प्लस का के, ये वैल्यू आ जाएगी। अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो वो आ जाएगा माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस का बी की वैल्यू है माइनस का पी अपॉन में ए 1 है, तो फिर से यहाँ आ गया ओनली पी। अब यहाँ वैल्यू रख देते हैं, अल्फा इंटू बीटा है माइनस का पी, अगर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो के भी क्या हो जाएगा माइनस का
प्लस में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है ओनली पी, 3 प्लस 1 है, और ये सभी जो इक्वल है ये 3/2 के इक्वल है। तो माइनस पी से प्लस पी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा के इक्वल टू 3/2, ये इधर जाकर माइनस का 1 हो गया। आगे सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 2/2 यानी कि 1/2, लेकिन माइनस के हमसे पूछा प्लस के की वैल्यू, तो के इधर रह जाएगा, माइनस इधर चला गया तो माइनस का 1/2। तो ये हो गई इसमें के की वैल्यू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 32 क्वेश्चन को सेक्शन डी पर आ चुके हैं। 32 क्वेश्चन बिल्कुल सेम बुक से एज इट इज उठा के यहाँ पर रख दिया गया है, तो आपने प्रैक्टिस भी की होगी तो क्वेश्चन ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, ये भी क्वेश्चन नंबर आई थिंक 13 है सेकंड एक्सरसाइज का, तो ये भी सेम क्वेश्चन है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। इसमें एक सॉलिड है इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कौन। तो यहाँ देखते हैं, पहले हम एक हेमिस्फीयर बनाते हैं, क्या शेप में है हमारे पास। तो ये हमारे पास एक हेमिस्फीयर आ गया, तो बना लेते हैं हेमिस्फीयर, इस टाइप से हो जाएगा कुछ ही। और इसके ऊपर हमने बना देना है कौन, कौन यानी कि ट्राइंगल शेप का, वो भी बना के देख लेते हैं। ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा इसका। तो ये हमारे पास तो क्वेश्चन 33 में हमसे बोला है कि एक हेमिस्फीयर है, इस टाइप का कुछ हेमिस्फीयर है, ये एक ऊपर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन, तो ये ऊपर एक कौन बना हुआ है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा इस कौन की हाइट होगी और ये वाले इसकी रेडियस होगी। इसमें कहा गया कौन की जो हाइट है वो 3 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो वैल्यू है 3 सेंटीमीटर है, और हाइट डायमीटर ऑफ बेस 4, डायमीटर 4 है, इसका मतलब जो रेडियस होगी वो इसकी आधी यानी कि 2 हो जाएगी। डायमीटर डिटरमाइन वॉल्यूम ऑफ टॉय। अब ये जो पोर्शन बना है टॉय, इसका आपको निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आप फॉर्मूला लगा दोगे, अगर नीचे हेमिस्फीयर की बात करें तो इसकी रेडियस 2 है, यानी कि ये वैल्यू भी 2 हो जाएगी। वॉल्यूम की बात करें, कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस कर देंगे हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, ये सारी वैल्यू लिख देंगे और सॉल्यूशन इसका निकल जाएगा। आगे सवाल में बोला गया है कि इफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब द टॉय, इसी टॉय को अगर कोई सिलेंडर सर्कमस्क्राइब करे, यानी कि सिलेंडर बनाते हैं हम इसके अंदर इस टाइप से, ये इसको हमने सिलेंडर से इसको कवर कर दिया है, ठीक है। और थोड़ा अच्छे से शेप दे देंगे, इस टाइप से इसका हो जाएगा जी, और ये भी यहाँ से इस टाइप। तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी 3 और 2, टोटल हाइट हो जाएगी इसकी 5 सेंटीमीटर, डायमीटर और रेडियस सेम रहने वाली है इसकी। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड टॉय। अब जो पोर्शन बनेगा उसका क्या वॉल्यूम निकलेगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो डिफरेंस आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सराउंडेड बाय अ कॉनिकल शेप इफ द हाइट ऑफ द डायमीटर। ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, उसी टाइप से डायग्राम बनेगा और आप इसे सॉल्व कर लेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। 34 क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें तो आपकी एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सा है। इसमें फर्क क्या है, बुक में ये 68 आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा और वहां पर एफ की वैल्यू दे रखेगी और यहाँ पर दे दी है ये एफ की वैल्यू। बाकी सेम क्वेश्चन है, आप आराम से कर पाओगे। सेम क्वेश्चन नेक्स्ट वाला है, इंग्लिश में है। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ये भी क्वेश्चन नंबर पहली एक्सरसाइज जो है आपके पास मीन वाली, उसमें से क्वेश्चन नंबर 3 है, जहां पर ये वैल्यू हम कुछ मेंशन थी और इस चीज के एफ लिखा था। बाकी इस टाइप का एग्जांपल है आपके पास एनसीईआरटी में, और दोनों की वैल्यू को अगर हम टेबल बनाएंगे प्रॉपर, उसमें दोनों को ऐड करेंगे और सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर भी आप इजीली निकाल पाओगे। अब बात करते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में जो केस स्टडी के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, काफी अच्छे क्वेश्चन है, देखने में बड़े हैं लेकिन इनका जो सॉल्यूशन है उतना ही आसान है। अब देखिए सवाल कुछ ऐसा है कि सोन बिलो इज अ सिलिंड्रिकल शेप केक दैट ममता इज बेकिंग फॉर हर सन्स बर्थडे। द केक इज 21 सेंटीमीटर टॉल, यानी कि जो केक है सिलेंडर टाइप का है, तो सिलेंडर की जो हाइट है वो दे रखी है, छोटा एच लिखे हैं बड़ा एक ही बात है, जिससे मेंशन करना चाहिए 21 सेंटीमीटर एंड हैज अ रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू हो गई 15 सेंटीमीटर। She wants to surprise her son by filling jams inside the cake. In order to do that, she removes a cylindrical portion of the cake out of the center as shown. इस पूरे केक में से बीच में से जो हिस्सा है ये वाला, ये और पेन से कर देता हूँ, मैं से रेड से कर देता हूँ,
ये जो हिस्सा है इसने काट पीट के निकाल दिया, इसके अंदर वो जैम वगैरह कुछ भरना चाहती है। द प्राइस पीस दैट इज रिमूव्ड इज 21 सेंटीमीटर टॉल, यानी कि सेम हाइट का है वो भी 21 सेंटीमीटर टॉल। उसके बाद आगे क्या है, इफ द केक इज वेटेड 0.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, 0.5 जो ग्राम है ये 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है। उसके बाद केक दैट व्हाट इसमें पूछा है कि द वेट ऑफ द केक दैट इज लेफ्ट आफ्टर रिमूविंग द सेंटर पोर्शन इज दिस, इस बीच वाले पोर्शन को हटा दिया और जो वेट बचता है इसका 6600 ग्राम्स है। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सेंट्रल पोर्शन दैट कट आउट, तो इसके हमें रेडियस बतानी है बची है। अब क्वेश्चन में सीधी सीधी बात मैं बताता हूँ, पहले हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब में आती है वॉल्यूम, तो पहले हमने इसकी निकाली वॉल्यूम, वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो समथिंग इस तरह से आ जाएगी 22/7। या फिर पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आसान बनाने के लिए हम ऐसा कर देते हैं कि इसकी रेडियस को पहले डिफाइन कर लेते हैं। तो हमने माना कि जो पूरे जो ये है कंप्लीट जो पोर्शन है उसकी रेडियस है r1, r1 की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर, और जो बीच का पोर्शन निकाला है उसकी वैल्यू है r2। ठीक है, r2 की वैल्यू हमको नहीं पता तो इसे r2 ही रहने देते हैं, क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं। अब दोनों की हाइट सेम है तो h कॉमन रहेगी, यानी कि 21 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम जो बची है, पहले पूरे बड़े का वॉल्यूम निकाला हमने तो वो आया पाई r1 का स्क्वायर h, उसमें से माइनस कर देंगे जो बीच का वॉल्यूम था, यानी कि पाई r2 का स्क्वायर। अब जो कॉमन है उनको बाहर निकाल लेंगे, जैसे पाई और h कॉमन है तो यहाँ बचा r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। ये जो वॉल्यूम बचा है माइनस करने के बाद इसका जो वेट है वो है 6600। ठीक है, ये ग्राम्स में है, एक ग्राम में है, क्वेश्चन में देख लेता हूँ, एक ग्राम्स में है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो एक ग्राम में है, इसको अगर हम सेंटीमीटर में बदलना चाहेंगे, इसको सेंटीमीटर ग्राम्स में वेट है तो उसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि या फिर सीधे ये जो यहाँ पर इधर वैल्यू निकलेगी ये आपकी सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगी। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आपका पास है 0.5 ग्राम के बराबर, तो इसी से मल्टीप्लाई कर दे यहाँ पर 0.5 ग्राम की। आगे से सॉल्व करेंगे, 0.5 ग्राम इंटू में 22/7 इंटू में h की वैल्यू 21 है इंटू में r स्क्वायर, r1 की वैल्यू है 15, और 15 का स्क्वायर होता है 225 माइनस r2 का स्क्वायर, वैल्यू को आगे हम थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं, ये जो वैल्यू इक्वल है 6600, ये सारा ही हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसको काट देंगे 3 बार, 3 से 22 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 आएगा, जिससे कि ये वैल्यू कट जाएगी 100 टाइम। यहाँ बचा 0.5 ग्राम इंटू में 225 माइनस का r2 का स्क्वायर बराबर 100। इस 0.5 से ये पॉइंट हटेगा तो 0 यहाँ लग जाएगी और 5 से इसको काट देंगे हम 200 बार। ठीक है, इस r यहाँ पर रखेंगे 225, ये 200 इधर आएगा तो 00 200 इक्वल टू r2 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा 25 और 25 को कह सकते हैं 5 का स्क्वायर। इस तरह से r2 की जो वैल्यू आएगी r2 बराबर 5 सेंटीमीटर में आ जाएगी वैल्यू। इस तरीके से जो रेडियस निकालनी थी इस क्वेश्चन में रेडियस आ गई r इक्वल टू 5। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि और में है, रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन है, काफी आसान है। मैं स्टेटमेंट बना के दे देता हूँ कि अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड, हम मान लेते हैं उसकी स्पीड x है, डिस्टेंस ट्रेवल करता है 63 किलोमीटर की। तो इस 63 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो समय लगा वो मान लिया हमने t1 बराबर टाइम डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, अगले केस में जो t2 टाइम लगेगा उसके लिए ये कहता है कि अब जो डिस्टेंस है वो 72 है तो हमने 72 लिखा अपॉन में एवरेज स्पीड को बढ़ा दिया गया है 6 किलोमीटर ज्यादा, यानी कि x में हमने जोड़ दिया 6, देन इट्स ओरिजिनल स्पीड टाइम लगता है 3 घंटे टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करने में लगता है 3 घंटे का समय, यानी कि t1 टाइम को जोड़ेंगे और t2 टाइम को जोड़ेंगे तो 3 घंटे का टाइम आएगा, यानी 63 अपॉन में x प्लस 72 अपॉन x प्लस 6 इक्वल टू 3 आवर। इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व करेंगे, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी कुछ इस टाइप की, एक्स स्क्वायर माइनस 39x और माइनस का 1 सॉरी प्लस का है 126 इक्वल टू 0। यहाँ से अब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा x की जो वैल्यू है, या फिर मैं यहाँ पर देखूँ तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी आपके पास, अगर से फैक्टर करें तो पहले फैक्टर कर लेते हैं, प्लस के 42x
और माइनस का 3x माइनस 126, ये फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 3 और x प्लस के 42। x की जो वैल्यू है स्पीड आ जाएगी वो 3 किलोमीटर पर आवर की आ जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मोटर बोट वाला क्वेश्चन है, काफी फेम इसमें जो गेस पेपर्स है उसमें कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन की भी अगर स्टेटमेंट बना दी जाए, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है स्टिल वाटर में जो की वैल्यू है 18 किलोमीटर पर आवर, takes 1 hour more to go 24 hour किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न टू द सेम बोट, यानी कि ये धारा के प्रतिकूल यानी गति है और वापस आती है 24 किलोमीटर की सिंगल साइड से डिस्टेंस है तो डबल हो जाएगी 248। आने में अगर धारा के प्रतिकूल जाती है साथ में जाती है तो उस समय टाइम लगता है कम, और जब वापस आती है तो टाइम लगता है ज्यादा, जो दोनों का डिफरेंस है वो 1 आवर का है। तो देखें एक वैल्यू होती है डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है कि जो स्पीड है स्ट्रीम की प्लस में धारा के साथ जा रही है, प्रतिकूल धारा के अनुकूल बात करें हम, ये होता है डाउनस्ट्रीम। इसमें जोड़ देते हैं हम जो हमारे पास वो है वाटर की स्पीड, उसे आप सी मान ली, करंट की स्पीड एस प्लस सी होगी डाउनस्ट्रीम, और अपस्ट्रीम का मतलब हो गया एस माइनस का सी, यानी कि 18 प्लस सी ये हो गया डाउनस्ट्रीम और 18 माइनस सी ये हो गया अपस्ट्रीम, धारा के साथ जाना और धारा के वापस जाना। तो जहां स्पीड ज्यादा है वहां टाइम कम लगेगा और जहां स्पीड कम है वहां टाइम ज्यादा लगेगा। तो 24 किलोमीटर की डिस्टेंस जब हम कम स्पीड से तय करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, 24 किलोमीटर की डिस्टेंस कम करेंगे 18 प्लस सी से, और दोनों का डिफरेंस है 1 किलोमीटर। इसको आगे पीछे करके सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और x की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 6 किलोमीटर पर आवर की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 36, देखने में काफी अजीब सा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में डायग्राम है भी नहीं, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को पढ़ते हो डीपली तो देख पाओगे कि क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है। देखते हैं, क्वेश्चन है कि बेला वांट्स टू went to Delhi first time with her family and surprised to see all tall buildings। बेला जाती है अपनी फैमिली के साथ दिल्ली में और वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग को देख के सरप्राइज हो जाती है। हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। फ्रॉम बेस ऑफ हर होटल टावर, हम मान लेते हैं कि ये उसका एक होटल है और ये उसके सामने एक टावर है, ठीक है। ये है इसका टॉप और ये होटल का बेस, सेम ये इसका टॉप है बिल्डिंग का और ये इसका बेस है। मैं यहाँ एच मतलब होटल लिख देता हूँ और यहाँ बी मतलब बिल्डिंग लिख देता हूँ। और वो कहते हैं कि फ्रॉम द बेस ऑफ हर होटल बिल्डिंग, होटल की जो बिल्डिंग है ये वाली, इसके बेस यानी कि यहाँ से ऑब्जर्व द टॉप ऑफ द टावर, ये टावर का टॉप है, इसको ऑब्जर्व करती है कुछ इस टाइप से ऑब्जर्व कर रही है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, टावर इन द सेम इवनिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ होटल। अब इस होटल के टॉप पर यानी कि यहाँ से इसको ऑब्जर्व द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो फिर यहाँ से इसको टावर के जो है इसको ऑब्जर्व करती है, ठीक है। यानी कि एक बार ये इसके होटल के अपने बेस में जाके इसको ऑब्जर्व करती है टॉप को, और एक बार इस अपने बिल्डिंग होटल की बिल्डिंग से टॉप से इस टॉप को ऑब्जर्व करती है। दोनों समय जो एंगल बनता है तो यहाँ बन जाता है 30 डिग्री का और यहाँ बन जाता है 60 डिग्री का एंगल। कुछ इस टाइप से आपका डायग्राम बन जाएगा। और बाद में दे रखा है कि होटल बिल्डिंग एंड हाइट ऑफ टावर 50, यानी कि ये जो हाइट है ये 50 मीटर की है। आप यहाँ से जो चाहे वैल्यू निकाल सकते हो, 1060 लगा दो, 50 अपॉन ये जो वैल्यू है 50 अपॉन √3 इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर दोनों के बीच की। तो ये सारी वैल्यूज इसमें अब टेन साइन जो भी आप वैल्यू पूछी जाएगी उनके हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। आगे एक लाइन और है उसको भी देख लेते हैं। ये रही, इफ बेला इज स्टैंडिंग ऑन द रोड in between the tower and hotel building, from the point she observed the angle of elevation of top of hotel building is 45, find her distance from the foot of the hotel building। अब देखिए इसमें कहा है कि इन दोनों के बिल्कुल बीच में खड़ी होती है, होटल बिल्डिंग के टॉप को देखती है तो यहाँ एंगल 45 का बनता है, तो इन दोनों के बीच की आपको डिस्टेंस निकालनी है। ये भी आप सीधी बात है इसका हाफ कर देंगे, चाहे एंगल बनाए ना लगाए, अगर आप ये निकाल लेते हो तो इसका सीधा हाफ कर देना, एक ही बात है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मनप्रीत क्वेश्चन है ये, हाँ। मनप्रीत कौर इज द नेशनल रिकॉर्ड होल्डर फॉर वुमेन इन द शॉट पुट डिसिप्लिन। Her throw of 18.86 meter at the Asian Grand Prix in 2017 is the maximum distance for an Indian female athlete. Keeping her as a role model, Simran is determined to earn gold in Olympics one day. ठीक है, इस लड़की से प्रभावित होती है सिमरन और उसकी तरह गोल्ड मेडल लेना चाहती है। इनिशियली हर थ्रो रीच्ड 7.65 मीटर ओनली, यानी कि जो पहला थ्रो है, यानी कि फर्स्ट जो थ्रो है वो 7.65
5 मीटर का है। Being an athlete in school, she regularly practiced both in the morning and in the evening and was able to improve the distance by 9 centimeter every week। अब देखिए ये पहले सेंटीमीटर में है और ये वाली वैल्यू मीटर में, तो पहले इसको सेंटीमीटर कर देते हैं, 765 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब वो हर वीक जो है इसमें 9 सेंटीमीटर का इंक्रीजमेंट कर देती है, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। इस तरह से इसकी एक एपी बन जाएगी। एक बार ऐड चेक कर लेना कि हम सम ठीक कर रहे हैं। 65 में 9 जोड़ेंगे तो 74, उसमें 9 जोड़ेंगे तो 83। ठीक है, आगे एपी ऐसे कंटिन्यू होती रहेगी। एक एपी तो बन गई है। उसके बाद ये है, ड्यूरिंग द स्पेशल कैंप ऑफ फॉर 15 डेज शी स्टार्टेड विद 40 थ्रोज। अभी कैंप लगता है जिसमें प्रैक्टिस करी, तो उसने स्टार्ट किया है कि वो 40 थ्रो फेंकती है एंड एवरी डे केप्ट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ थ्रो बाय 12। और जैसे ही अगला दिन आता है उसमें 12 थ्रो और ऐड हो जाता है, यानी 12 थ्रो ज्यादा करती है। तो 43 में, इसमें 40 में 12 और जोड़ेंगे तो 52, फिर 64, ऐसे करके एक एपी यहाँ से और बन जाएगी। तो ये 2 एपी इस क्वेश्चन में बनेंगी। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए वो आपका आंसर दे देंगे एपी का फॉर्मूला लगा के कि हाउ मेनी थ्रो सिमरन प्रैक्टिस ऑन 12th डे इन द कैंप। तो जो थ्रो वाली एपी है, यानी कि थ्रो बढ़ रहे हैं जो, वो 12वें दिन पे कितना एपी हो जाएगा, यानी कि एक एपी ये है, इसको एपी 1 कह देंगे, आप इसको एपी 2 कह देंगे। उसका क्वेश्चन पूछा है उसमें आप फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर निकाल देंगे। अगला क्वेश्चन बेहद ही आसान है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन, बिल्कुल देखते ही आप सॉल्व कर पाओगे और आपने किया भी होगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। जगदीश हैज अ फील्ड विच इज इन द शेप ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। इसको क्वेश्चन को छोड़े सीधे डायग्राम पे आते हैं हम। यहाँ पर इस तरह से डायग्राम दिया गया है। यहाँ पर पॉइंट है ए, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, उसके बाद यहाँ सी है, यहाँ एस है, यहाँ आर है, यहाँ क्यू है और यहाँ पर पी है। क्वेश्चन पूछा गया टेकिंग ओ इज द ओरिजिन। ओ हमारे पास ये रहा, ये ओरिजिन मतलब 0 0 है। कोऑर्डिनेट ऑफ पी दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू दे रखे हैं, पी क्यू आर एस बीइंग अ स्क्वायर, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ आर एस। आर एस के कोऑर्डिनेट पूछे, बिल्कुल आसानी से बता दोगे। आर ये रहा, आर के कोऑर्डिनेट है, एक्स की वैल्यू है यहाँ पर 200 और वाई की वैल्यू है 400। एक्स के कोऑर्डिनेट देखेंगे तो एक्स की वैल्यू माइनस के 200 है और एक्स की वैल्यू वाई की 400 है। तो कोऑर्डिनेट बता दिए। उसके बाद व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर आर क्यू एस, एरिया बता दोगे। आप इन डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, इसकी डिस्टेंस निकाल लोगे। तो स्क्वायर जो बना है पी क्यू आर एस, इसमें क्या होगा कि एक साइड आप निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से तो उसकी वैल्यू बता देंगे, जो साइड आएगी उसमें ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के एरिया निकाल देंगे। नेक्स्ट पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ पी आर। सेम बात है, पी के कोऑर्डिनेट आप निकाल चुके हैं। पी कहाँ पर है, पी है इसमें, ये रहा। पी ऊपर वाला डायग्राम में देख लेते हैं यहाँ, ये तो पी ये रहा, आर ये रहा। इसका डायगोनल की वैल्यू निकाल लेंगे, चाहे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लें चाहे स्क्वायर के उससे निकाल दें, डायगोनल से एक ही बात है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि इफ एस डिवाइड सी ए इन द के एंड 1, फाइंड वैल्यू ऑफ के। ये सी एक लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये एस है, इसको के रेशो 1 में डिवाइड करता है, तो यहाँ सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे जो कि फॉर्मूला x1 m2 प्लस x2 m1 अपॉन में m1 m2, m1 की जगह k रख देना, m2 की जगह 1 रख देना। आपको क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। ये कैलकुलेशन तो आपको ही करनी पड़ेगी। तो जहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आएंगे इसको चैप्टर के, इसमें जो पेपर में जो कंसेप्ट यूज हुए हैं। क्वेश्चंस में मानते हैं कि थोड़ी सी चेंज की गई है वैल्यूज को, बाकी कंसेप्ट सारे ही एनसीईआरटी से हैं। ऐसा कहना ठीक नहीं है कि सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर है। वैल्यूज बिल्कुल कह सकते हैं कि बाहर है, लेकिन कंसेप्ट सारे एनसीईआरटी के हैं। तो ये चैप्टर जो हमारे पास पेपर था 2025 का, इस तरह से उसका कुछ एनालिसिस हमने किया है। और आने वाले टाइम में इसी चैनल पे आपको 10th के 11th 12th बाकी क्लासेस के भी रेगुलर कोर्सेज फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो बने रहिए चैनल पे, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें जिन्होंने अपने पेपर को चेक करना है, जिन्होंने ये देखना है कि उनका स्कोर कितना बैठ रहा है, उन्हें जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो।